नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। आज हम दो बड़ी हस्तियों की चर्चा करेंगे। भारत की सियासत में दोनों का नाम बहुत पुराना है। एक तो पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में अब अपने राजनीतिक जीवन का समापन कर चुके हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में समाजवाद से शुरू किए और संघी होके खत्म किए। नाम है जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति। आज मुंह खोला है इस्तीफा देने के बाद, अब जाकर इस्तीफा के बाद अब जाकर के मुंह खोला। 24 घंटे हो गए। मुंह खोला तो इस्तीफे पर सवाल आया। इस्तीफे के सवाल पर जवाब नहीं दिया। लेकिन जब भाषण दे रहे थे तो इशारों इशारों में बहुत कुछ बता दिया। वो कौन सा चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह में फंस कोई न फंसे, ये धनखड़ साहब कामना कर रहे हैं। क्या वो साहेब का चक्रव्यूह है या साह का चक्रव्यूह है? क्योंकि उसी चक्रव्यूह से निकले हैं। अब तक गला पूरी तरह खुला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद ही कहा कि गला मेरा अभी पूरा खुला नहीं है। तो क्या ये कंठ खुलेगा? और कंठ खुलेगा तो कौन-कौन से सुर निकलेंगे? वो सुर बागी होंगे या नहीं होंगे? हालाँकि धनखड़ साहब के सुर बागी होंगे, उसमें मुझे संदेह है, क्योंकि धनखड़ साहब की फाइलें काफ़ी मोटी हैं और दफ्तर भी उसी समय सील कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के गुरुजी, अगर 90 हम सन 90 चले, 90 में बहुत पीछे जाना पड़ेगा टाइम मशीन में, तो मोदी एक रथ पर बैठे थे और मोदी की भूमिका बहुत छोटी थी। तब अविनाशी छोड़ दो आप, तो कुछो नहीं थे, बहुत छोटी भूमिका में थे। और उस रथ पर जो उस दौर का नायक सवार था, उस नायक का नाम था मुरली मनोहर जोशी। ये वो वाला रथ है, 2 रथ की बात होती है, एक अडवाणी वाला रथ था, एक जोशी वाला रथ था। जोशी वाला रथ श्रीनगर गया। तो जोशी के भी रथ पे मौजूदगी थी नरेंद्र मोदी की। आज जोशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक, अगर मोदी के शब्दों में कहें तो मोदी के मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक ही अपने शिष्य के खिलाफ मोर्चा खोलने पर विवश है, आईना दिखाने पर विवश है। आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? थोड़ा गंभीर मसला है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग देखने। कई बार गंभीर मसलों पर देखते नहीं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी मसला है तो दिखाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। मैं आपको खबर दिखाऊं, फिर हेमंत भाई के पास चलूंगा पार्ट में। पहले धनखड़ पे चर्चा, फिर मुरली मनोहर जोशी वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनखड़ बोले, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। ये क्या नैरेटिव है? नैरेटिव तो हम लोग 2014 से ही ज्यादा सुनने शुरू किए हैं। भोपाल में कहा, जो जाग कर भी सोया उसे जगा नहीं सकते, इस्तीफे का सवाल टाला। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलिए फटाफट सुनिए। Distinguished audience, amid unprecedented global churning in security, we find security getting threatened. Expansion becoming a state policy of some countries. Economic challenges and menacing climate change alongside, and you know it more than I do, demographic anxieties, demographic variations with a purpose, demographic variation linked to grabbing of power, information warfare. Tiwari ji had talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यानी अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। ये दौर है
मोदी जी जैसे क्या कहते हैं, जो खुद करते हैं वही मंच से दूसरे पर हमला बोलते हैं। अपने ही बारे में बता रहे थे। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इशारों इशारों में इन्होंने बहुत कुछ बता दिया। हालांकि अभी भी वो भीतर जो बैठा संघी है वो निकल नहीं पा रहा। जो इस्तीफा हुआ था, इस्तीफे के बाद शायद आपको तो इस बारे में जानकारी होगी, उस वक्त भी एक चर्चा आई थी कि संघ, ये मनमोहन वैद्य के जो है संयुक्त महासचिव हैं संघ के, उन्हीं के पुस्तक का विमोचन था, उसमें थे ये संघ के संयुक्त महासचिव, बहुत पुराने आदमी है मनमोहन वैद्य। उस वक्त भी एक चर्चा आई थी कि संघ के साथ पींगे बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं धनखड़ साहब, और संघ जिस साहेब से डरता है उस साहेब को निपटाने के लिए धनखड़ साहब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी संघ के मंच पर डेमोग्राफिक चेंजेज की बातें कर रहे हैं और आखिर में उस चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे हैं। ये धनखड़ कहना क्या चाहते हैं? कुछ आपको समझ में आया? मुझे तो नहीं समझ में आया बहुत ज्यादा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और वो कहना चाहने के लिए उसका जो साहस की जरूरत होती है वो साहस नहीं जुटा पाते। और वैसी जो किंग कर्तव्य मूड की स्थिति होती है वो श्रीमान जगदीप धनखड़ की है। याद कीजिएगा, हमने लाइव शो किया था उस दिन, बहुत ही बढ़िया, 21 जुलाई को, जिस दिन इनका इस्तीफा हुआ था। लंबा शो किया था और उसमें उनका सारा, इनका पूरा चिट्ठा निकाल के सारा बताया था दर्शकों को रियल टाइम। कल भी 21 तारीख थी, मत भूलिएगा। यानी कि ठीक 120 दिन के बाद एक सार्वजनिक मंच पर ये मुंह खोला इन्होंने पहली बार, ठीक 4 महीने के बाद। और क्या कह रहे हैं कि कोई नैरेटिव के फेर में ना फंसे, भगवान करे कोई ऐसा ना हो। और आखिर में ये कहते हैं कि मैं अपने बारे में नहीं कह रहा है। तो 100% मानिए वो अपने बारे में ही कह रहे हैं। एक तो इनको संघियों को इंटरप्रेट करना, थोड़ा सा इनको उल्टा किया कीजिए। जब आपको कुछ चीज देखनी हो ना, जो ये कह रहे हो उसको उल्टा देख लीजिए, इसका मतलब वो ये करेंगे। और जो कर रहे हो उससे कहेंगे बिल्कुल उल्टा। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो बेसिकली अब ये कल आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों आए, मनमोहन वैद्य के कार्यक्रम में क्यों आए, इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं आपको। 21 जुलाई को संसद का अपना जो था मानसून सत्र, उसका पहला दिन था। शाम तक इस्तीफा हो गया, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। उसके बाद सार्वजनिक तौर पे आपने उनका एक फोटो देखा होगा, वो था राधा कृष्णन साहब जब उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। तो उस दिन ये पहली बार प्रकट हुए थे, दिखे कैमरों पे, क्योंकि लाइव था सारा। 3 दिन पहले, अगर आपको याद हो, किसी चैनल पे, किसी मीडिया हाउस में कहीं कोई खबर नहीं, बिल्कुल गायब कर दी गई। 3 दिन पहले ये फिर उसी अपने जो सक्सेसर है राधा कृष्णन साहब, उनसे मिलने गए। ठीक, तो कटसी काल ही होगी ऑब्वियसली, ये पहले रहे हैं, वो अब हैं, तो कटसी काल के नहीं गए होंगे। तो ऐसी मीटिंग्स के फोटो तो बड़े चाव से आते हैं बाहर। उपराष्ट्रपति पद का तो पूरा सिस्टम होता है। उस खबर को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया, बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया, 72 घंटे पहले की बात है। और ये जो आपने दिखाया, ये कल शाम को 7 बजे के आसपास का ये वीडियो है भोपाल का। यहां पर उन्होंने 2-3 चीजें कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये नैरेटिव वाली जो बात कही, बेसिकली इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये 100% अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। इनके बारे में जो कार्यक्रम था मोदी और शाह का, उसकी शुरुआत मैंने उस दिन भी जब चर्चा थी बताया था, जनवरी से शुरू हो गई थी इनके ऊपर नजर रखने की, जब ये मोदी और शाह के बारे में और राहुल के बारे में निजी मीटिंगों में लोगों को कुछ कहने लगे थे। वहां से शुरुआत हुई थी और फिर पूरे के पूरे रेडार और सारा सिस्टम इनके ऊपर टिक गया था आगे। और तमाम घटनाक्रम से गुजरते हुए 21 जुलाई का वो दिन आया जब इनका इस्तीफा हुआ। ठीक, तो अब उस इस्तीफे के प्रकरण पे तो मुंह खोलने की इनकी हिम्मत नहीं। कल भी सवाल पूछा मीडिया ने, तो बाकी गाड़ी में चढ़ के और 9-2-11 हो गए वहां से। अब ये आरएसएस के कार्यक्रम में ही क्यों गए, ये देखने की बात है। बीजेपी किसी कीमत पर मोदी और शाह के टाइम में ये कभी नहीं चाहेगी कि धनखड़ जैसा व्यक्ति सार्वजनिक मंचों पर बियॉन्ड ए पॉइंट खड़ा हो। ये नहीं पता क्या बोल रहे। ठीक, तो आप क्या सोच रहे हो, मनमोहन वैद्य ने बुलाया और ये चले गए? ऐसा नहीं है। मनमोहन वैद्य ने परमिशन भी लेके दी होगी कि जी मैं उनको ले जाऊं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो। ठीक, लेकिन ये भी बेचारे क्या है, इनकी प्रॉब्लम है, इनको दिखास और छपास का पुराना एक शौक है। तो इन 2 ही लाइनों में जो इन्होंने कल बोली, नैरेटिव वाली और सारा, इसी में ये खबरों में तो आगे, तभी तो मैं आप चर्चा कर रहे हैं। इनके मन के अंदर आशीष भाई एक बड़ी भारी टीस है। चले तो थे राष्ट्रपति बनने, चले तो थे
सभापति के पद कुर्सी पर बैठ करके, आसन पर बैठ के संघ को लेजिटिमाइज करने, संघ का चाणक्य बताने को, संघ का वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे थे, मैं संघ का क्या हूं, एकलव्य। एकलव्य। खुद को संघ का एकलव्य बताते थे। आज तक मोदी ने नहीं बताया है, शाह ने भी नहीं बताया, इन्होंने बताया था कि मैं संघ का एकलव्य हूं। कल भी वहां पे भाषण में इन्होंने कहा कि संघ के बारे में तमाम अवधारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं। कल भाषण में कहा इन्होंने, संघ एक्सट्रीम राइटिस्ट विंग नहीं है, कट्टर नहीं है। और महात्मा गांधी के जो हत्या थी उसमें उनके रोल को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कल ये महोदय ये बात कह रहे थे मंच पर। इनको ये नहीं पता कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा है वो सारी चीजें, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो आजकल आपके सरदार पटेल जी जिनको आप उठाए फिरते हो, जिन्होंने आपके ऊपर बैन लगाया था आरएसएस पे, उन्होंने ही कहा था तमाम संघ के बारे में, चिट्ठियां भी लिखी। तो ये संघ को बेसिकली दोबारा से, क्योंकि असल में मनमोहन वैद्य लेके गए इनको, वही परमिशन लाए, उन्हीं का फंक्शन था। उसमें इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये संघ का पूरा टेंडर उठाए घूम रहे लगातार 2-3 साल से। जिस दिन इनका कार्यक्रम किया गया 21 जुलाई को निपटारे का, उसके दिन से लेकर आज तक आपने किसी संघी का इनके बारे में एक बयान सुना है, एक वाक्य देखा हो, कोई ट्वीट देखा हो, कहीं कोई रेफरेंस देखा हो? जवाब है ना। अब फिर पेश हो गए फिर वही संघ के दरबार में। तो साधारण कारण है, तुम्हें कोई और नहीं और मुझे कोई ठौर नहीं। तो संघ को एक बड़ा नाम चाहिए, वो इनको बुला लाए, ये वहां प्रस्तुत हो गए, इनको भी अपनी भड़ास निकालनी है। आपने जिक्र किया कि कभी सच्चाई सामने आएगी क्या, इस्तीफे की कहानी और वो सारी, वो सच्चाई जरूर सामने आएगी। जिस दिन मोदी और शाह दिल्ली में नहीं रहे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, 1 घंटे में आ जाएगी, 1.25 घंटे की जरूरत नहीं है। इनको सतपाल मलिक बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन इंतजार करना हो जब तक मोदी और शाह है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, फाइलें भी हैं और बहुत सारी चीजें कुछ और भी हैं। राजस्थान में जयपुर के अंदर कई चीजें हैं, तो बहुत चीजें। और एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिएगा, इस देश का एक वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, आरएसएस के सह महासचिव के कार्यक्रम में जा रहा है भोपाल में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा तो क्या, कोई मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री तो क्या, कोई पदाधिकारी भी जाकर के रिसीव नहीं किया इनको, और ना उनको सी ऑफ किया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह ने इनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर रखा है, अवांछित। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। राष्ट्रपति का ख्वाब इनका पहले टूट चुका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं पूरा हो पाया, बीच में चलता कर दिया गया। अब भी इनको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कारण केवल एक है कि वो दिखास और छपास का जो शौक है वो लगा, और उसी से मोदी शायद डरते हैं, इसलिए इनको 1 महीना तो तब घर से ही निकलने दिया गया उपराष्ट्रपति निवास से। अब भी हरियाणा के एक नेता के फार्म हाउस में रह रहे हैं, और वहां भी गए हैं भोपाल में तो परमिशन लेके गए हैं। आपको पता है 2 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी है सुदेश जी, वो किचन में गिर गए थे, तो उनका भी एम्स में कोई ट्रीटमेंट वगैरह छिटपुट हुआ है। तो वहां गए हैं भोपाल तो किसी पर्पज से गए हैं, संघ के साथ अपने दोबारा नजदीकियां दिखाने और रेलेवेंट बने रहने के लिए, न्यूज साइकिल में बने रहने के लिए। इसके अलावा इसका कोई रेफरेंस बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें। जो आपने कहा ना, रेलेवेंट बने रहने के लिए, उस संघ से नजदीकी दिखाने के लिए, आज भी कहीं कहीं इनको लगता है, क्योंकि ये मोदी शाह के सिस्टम को बहुत करीब से देख चुके हैं, तो इनको लगता है कि उन दोनों के तो टारगेट पर, वो तो मतलब वहां पर तो एक बार ही नाम एडमिशन होता है और एक ही बार नाम कटता है, तो नाम कट चुका है। अब ये मुझे लगता है कि कहीं एक अदृश्य एक संरक्षण चाहते हैं कि संघ का एक अदृश्य संरक्षण इन पे हो जाए। लेकिन इनको एक बात शायद जानकारी नहीं है, ये भी नौसंघी है ना, इनको जानकारी नहीं है संघ किसी का नहीं हुआ है। संघ जब मुसीबत में फंस जाता है ना, ताकतवर आदमी के सामने आप मुसीबत में फंस गए और आपने पूरी जिंदगी संघ को दे दी है, संघ डिसोन कर देगा, तुरंत किनारा कस लेगा, तुरंत कस लेगा किनारा। संघ किसी, और मोदी साहब से टक्कर लेते हुए संघ किसी के सामने खड़ा हुए, तो आप कल्पना भी मत कीजिए, कल्पना भी मत कीजिए। जब मोदी वोदी नहीं थे भाई, जब ऐसा नहीं था कि कोई हजम करने वाला बैठा है दिल्ली में, तब तो गडकरी को डिसोन कर दिया था सबने। गडकरी का जो पूर्ति था, कैसे कितना कमाया कितना खाए वो अलग विषय है, लेकिन पूर्ति ये बीजेपी के भीतर से उसकी पूर्ति की गई थी, और उसमें वही जो है 4 धुरंधर थे अडवाणी के, जिसमें अब नहीं है बहुत सीनियर लीडर्स, सुषमा जी, जेटली जी, हाँ,
जो है वेंकैया जी, अनंत कुमार जी, यही थे, इन्होंने करवाया चिदम्बरम था। चिदम्बरम जी के जरिए करवाया था। चिदम्बरम जी के जरिए करवाया, और केवल एक मकसद था कि किसी तरह दिल्ली से टरकाना है, दिल्ली से गडकरी को आउट करने का प्लान था। और उस प्लान में मुहर किसने लगाई? भागवत प्रवास पर चले गए और सुरेश सोनी ने कहा, खेल कर दिया, कहा नहीं नहीं तत्काल इस्तीफा, आप दोबारा नॉमिनेशन दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए छोड़िए, आप अब तो इस्तीफा दे दीजिए, यही ऊपर से आदेश है। भागवत ने बाद में पता है क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था प्रवास पे, सुरेश सोनी ने कर दिया। आज मोदी चाहे तो संघ दो टुकड़ा हो जाएगा, सुरेश सोनी के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हो जाएगा। बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा है, गुजराती वर्सेज मराठी, बनिया वर्सेज ब्राह्मण, मैं बताऊं आपको, संघ में बहुत तगड़ा चल रहा है, लेकिन सब वो खुद को बचाने में लगे हुए हैं। खैर, एक चीज और भी है, सवाल अगले अगले में ही आपसे जवाब ले लेंगे। ये थोड़ा सा आप व्यंग में भी मान सकते हैं, हरियाणा से आप हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये ताऊ देवीलाल का कौन सा हुनर था? ताऊ को हम लोग बड़ा करते हैं, ताऊ के जितने चेले हैं सब संगी हो जाते हैं। नहीं, ताऊ का तो सिंपल, देखिए एक बात है, भारतीय जनता पार्टी उनकी मजबूरी थी। आप देखिए कभी भी जब भी चौधरी देवीलाल जो है राजनीति में आए, वो करते थे जाट की राजनीति, और जगदीप धनखड़ उनके चेले क्यों बने? कि उनकी इच्छा ये थी कि हरियाणा से बाहर भी उनके पैर पसारने की इच्छा पहले उनकी हाँ, थी, और फिर हाँ, चौटाला साहब की भी थी, इसमें तो कोई शक हाँ, नहीं। और ये उस टाइम बढ़ते हुए वकील थे, युवा थे, और उनको राजस्थान में पैर पसारने थे। जाट थे, बढ़िया वक्ता थे, सेवक बहुत अच्छे थे, चरण वंदना बहुत अच्छी करते थे, तो वो सारी चीज। अच्छा, दूसरा, चौटाला साहब हो या बीजेपी हो, वो कभी भी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति नहीं, हालांकि चौधरी देवीलाल ने राजनीति कांग्रेस से ही शुरू की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी फिर बाद में, और उसके बाद अपने अलग से सारी पार्टी बनाई, वो सारा काम किया। तो उनकी बीजेपी नेचुरल लाइन है। कभी भी आप देखिएगा, चौटाला परिवार के अब दो धड़े, चौटाला परिवार के अब दो धड़े हैं, अभय सिंह हो चाहे अजय सिंह हो, जजपा हो, उन्होंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला किसी उसमें, कभी भी नहीं डाला। राज्यसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, क्योंकि वो कांग्रेस के नेचुरल खिलाफ हैं और बीजेपी के नेचुरल अलाइ हैं। तो उनके जितने भी चेले हैं, इंक्लूडिंग जगदीप धनखड़, वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ वहां से निकलने के बाद वो कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में, पूरा साइकिल पूरा किया है इन्होंने। राजस्थान में अकेले ताऊ देवीलाल ने जिता के लाया, वो गए चुनाव प्रचार किया, अकेला एक ही उनका टारगेट था कि इस अपने लड़के को, नया लड़का है, इसको जिता के लाए, मंत्री बनाया। बताइए, पहली बार जिता के लाए, मंत्री बनाए, और फिर विधायक ये कांग्रेस से बने, कांग्रेस में चले गए, विधायक कांग्रेस से बने। खैर, मैं इसलिए बात कहा था क्योंकि सुषमा जी भी, सुषमा स्वराज, वो भी ताऊ देवीलाल की शिष्या थी, और वो भी भाजपा की राजनीति की, भाजपा की तो मतलब स्तंभ बन गई, नींव बनी धनखड़ साहब। तो इसीलिए मैं कहा कि आखिर क्या ताऊ ने कैसे ट्रेनिंग दी कि सब संघ की ट्रेनिंग लेकर के निकले। खैर, अब आगे बढ़ते हैं जरा, जब संघ और भाजपा पे हैं तो ये सब तो अभी नौ संघी हैं, चाहे वो भाजपा में अभी धनखड़ तो नौ संघी हैं, और मोदी और शाह ये तो पते नहीं है कौन से संघी हैं। असली जो संघी हैं मुरली मनोहर जोशी, जो बहुत पुराने संघी हैं, जरा उनकी खबर लाइए, उनकी खबर लाइए। सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता, मुरली मनोहर जोशी। पैसा कौन बांट रहा है चुनाव में? आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए, चलिए। जोशी ने कहा कि आर्थिक स्थिति और विकास में अंतर ही भेदभाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने बिहार चुनाव परिणामों को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के बीच चल रही तकरार का अप्रत्यक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे लोग आज यह सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले पैसा बांटा, सरकार कहती है कि उसने कल्याण के लिए पैसा बांटा, वे कहते हैं नहीं, आपने वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा। सुनिए सुनिए अब। अच्छा, अब जरा सुनो, अभी दीजिए, टू विंडो है, मोदी जी और जोशी जी दोनों एक साथ सुनिए और क्लियर। इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। आपने चुनाव के पहले पैसा बांट दिया। वेलफेयर आप चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता है।
बिल्कुल स्पष्ट। और ये बहुत मतलब आज के दौर में तो भाई मोदी जी के सामने सभी लोग तुच्छ हैं, लेकिन एक दौर था कि मुरली मनोहर जोशी के सामने खड़े होने के लिए भी नरेंद्र मोदी की का न व्यक्तित्व था, न क्षमता थी, न वो स्टेचर था, कुछ नहीं था। मुरली मनोहर जोशी के सामने भी अटल, अडवाणी, मुरली जो मनोहर, बीजेपी के 3 धरोहर, ये नारा हुआ करता था 90 के दशक में, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, ये नारा था। ये धरोहर 3 ही थे। खैर वो धरोहर ये बोल रहे हैं। एक और जरा अंग्रेजी कटिंग है, ये भी दिखाइए अंग्रेजी अखबार का। एट आरएसएस मीट मुरली मनोहर जोशी फ्लैग्स इनकम इनइक्वालिटी पुअर पर कैपिटा जीडीपी। ये गौर कीजिएगा। अब चलिए, अब हेमंत जी के पास चलिए। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां, कल्याणकारी नीतियां सब के सब सवालों के घेरे में है। और किसने खड़ा किया है? जोशी जी ने। अब मुझे लगता है इस आरोप को वैधानिक कपड़ा पहनाने के लिए, मतलब एक जो है कि वैधानिकता इसकी कितनी है या इसमें कितना दम है, जोशी जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी मान लिया फर्जी हैं, राहुल गांधी राजनीति करते हैं, अब जोशी जी कौन राजनीति कर रहे हैं? हेमंत भाई। नहीं, इसमें भाईजान ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मुरली मनोहर जोशी को आजकल आपने बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अडवाणी जी तो 2014 के बाद कभी बोले ही नहीं। हाँ, ये कभी गाहे बगाहे साल 2 साल 3 साल में एक आध बार प्रकट होते हैं। जो आपने पहले अंग्रेजी वाला दिखाया वो आरएसएस का कार्यक्रम था। और ये जो आपने बात की कि चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण, ये इन्होंने जीवीजी कृष्ण मूर्ति थे ना जो चुनाव आयुक्त थे, चुनाव उनकी आयोग का। 91, हाँ, उनकी 91वीं जयंती पर बोला है, इसलिए ये और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। पॉलिटिकल तो ओवरटोन्स है इसकी आशीष भाई, पॉलिसी नीतिगत ओवरटोन्स तो है इसकी। ये किस इवेंट में बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण है जब ज्ञानेश गुप्ता का राज चल रहा है मोदी के नेतृत्व में, पूरे देश में एसआईआर के नाम पर पैसों का जो सारा खेल हो रहा है, उसमें जो भारत का पूर्व चुनाव आयुक्त थे और कानून सचिव भी रहे, वो लॉ सेक्रेटरी रहे थे जीवीजी कृष्णमूर्ति साहब, उनकी 91st जयंती थी। वहां ये बोले थे। इसका रेलेवेंस समझिए क्या है कि एक चुनाव आयुक्त की उसके अंदर मुफ्तखोरी को लेकर के उनकी टिप्पणी, और वो भी मुरली मनोहर जोशी की, जो भाजपा के अध्यक्ष ही नहीं थे, जो भाजपा के सबसे बड़े नीति निर्धारक थे, थिंक टैंक थे, और उसको एक रास्ता दिखाने वाले जो व्यक्ति थे। ठीक है, वो आज की तारीख में वक्त का खेल है, मार्गदर्शक मंडल में है, बीजेपी के टॉप मोस्ट बुद्धिजीवियों में उनकी गिनती थी। तो वो ये जब बात कह रहे हैं तो मोदी और शाह के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा झटका है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी जहां पे उन्होंने ये बात कही जीवीजी कृष्णमूर्ति के फंक्शन में, वो ये बात कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी उंगली उठाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी उंगली उठाती है, पूरे देश की सियासत पे उंगली उठाती है। जो आप मुफ्तखोरी की जो आदत डाल रहे हो उन नीतियों के ऊपर सवाल उठाती है। तो इसके बहुत सारे, ये लाइन आपको दो लग रही, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। और उन्होंने केवल इन 2 लाइनों में ये बात नहीं की, उन्होंने पूरा खोल के बताया है। जोशी ने कहा कि कल्याण चुनाव में पैसे बांटने से नहीं होता, बल्कि आर्थिक समानता और समान विकास सुनिश्चित करने से होता है। जोर दिया कि राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय आवश्यक है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? आर्थिक वार्थिक कुछ नहीं है, केवल और केवल खेल ये है कि बाकी काम तो कर दिया ज्ञानेश गुप्ता ने, और लोगों को दिखावे के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में किया, पैसे बंटवा दिए महिलाओं को, जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना, पुरुषों को भी दे मारे पैसे, एडवांस पैसे दे दिए। आपने कभी सुना है कि सरकार किसी को एडवांस पैसा दे देगा, अगले महीने की पेंशन इस महीने ले लो आप? महाराष्ट्र में तो ये भी किया। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना पर जोर दिया कि विकास का अर्थ चुनाव में पैसे बांटना नहीं है। देश में आर्थिक असमानता ही सबसे बड़ा भेदभाव बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी कार्य चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होते हैं। जोशी ने भेदभाव को समाप्त करने के लिए मौजूदा राज्यों में से छोटे राज्य बनाने का सुझाव दिया, जिनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और आबादी लगभग समान हो। मतलब वो खुल करके बोले तमाम इश्यूज के ऊपर। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, चूंकि चुनाव आयुक्त का फंक्शन था, पूर्व चुनाव आयुक्त का, और लॉ सेक्रेटरी का भी फंक्शन था, और रेलेवेंट ये चीज थी कि मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य में, अगर कुल मिला के जो बांटा है ना आशीष भाई, केवल महिलाओं का तो 12,000 करोड़ प्रधानमंत्री ने खुद बताया था। उसके अलावा बेरोजगारों को, किसानों को, अलग अलग वर्गों को
कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए। 30,000 करोड़। 40,000 करोड़ करीब, उसमें और बताओ 40,000 हाँ, करोड़ का कुछ बिहार से आंकड़ा आ रहा है। हाँ, नहीं, जो ऑफिशियल फिगर जो कैलकुलेट किया गया था उस टाइम वो 30,000 था चुनाव से पहले। तो उन्होंने कहा कि हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की आर्थिक शक्ति में भारी अंतर है। जोशी ने सवाल उठाया कि क्या रेगिस्तान, पहाड़ियों या पूर्वोत्तर के रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक शक्ति उतनी ही है जितनी कर्नाटक के रहने वाले व्यक्ति की। और पूरा उन्होंने खोल करके कहा कि आर्थिक न्याय जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख किया, कहा कि राजनीतिक अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक न्याय न हो। और मोदी क्या कर रहे हैं? ना उन्हें किसी न्याय से मतलब है, ना किसी और से मतलब है, सत्ता हथियानी है और उसके लिए बहाने ढूंढने हैं। महाराष्ट्र के अंदर कर दिया, उसके अंदर कर दिया आपने, छत्तीसगढ़ के अंदर किया जो कुछ, मध्य प्रदेश के अंदर किया, अब बाकी बिहार के अंदर तो बिल्कुल सरेआम चुनाव के दौरान ही कर दिया, आचार संहिता का भी अचार डाल दिया। तो जोशी का जो असली काम है मार्गदर्शक मंडल में होने के नाते, उन्होंने इनको आईना दिखाने का काम किया है। और आज की तारीख में मार्गदर्शक मंडल का कोई व्यक्ति का सांस कभी आपने निकलते हुए देखा हो? तो उस मामले में जोशी की जो ये बात है मुझे ज्यादा वेल मीनिंग लगी, ज्यादा सारगर्भित लगी और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगी, जो किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक रोल होना चाहिए। उन्होंने वो बात इनको कहने की कोशिश की है। इन्होंने करना क्या है वो तो आपको पता है, सुनते बुनते किसी की है नहीं, लेकिन जोशी ने अपना काम कर दिया। और निश्चित तौर पर ये एक आई ओपनर है पूरे चुनाव सिस्टम के लिए भी और सरकार के लिए भी कि जो आप कर रहे हो वो ना तो संवैधानिक है और ना वो न्याय की दृष्टि पर खड़ा उतरता है। इतनी सी बात। चलिए, बात इतनी सी है, लेकिन सुनने वाला कौन है? अगर कायदे से कहा जाए तो मोदी के कार्यकाल में काम कर चुके, एक मोदी के ही कार्यकाल में संवैधानिक रूप से तो ऊपर है, लेकिन मोदी के साथ में, उन्हीं के दौर में, उनके अमृत काल में जो उपराष्ट्रपति रहे, वो बेचारे बुझो मतलब जो पहेलियों में बातें अपनी कह रहे हैं और पहेलियों में बहुत कुछ कह रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी के गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं? गुरु तो ऐसे अडवाणी जी हैं, लेकिन गुरु कायदे से हम कह के हम ही अपराध कर रहे हैं। मोदी जी का गुरु कोई नहीं है, मोदी जी सबके गुरु घंटाल हैं। तो ये हम, हालांकि हम लोग जो पहले भाई जो भाजपा में लोग कहते थे मोदी जी जोशी के शरण में रहे, मोदी जी अडवाणी ने उनको आगे बढ़ाया, तो उनके गुरु भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो ये शायद सोचना चाहिए। हालांकि कई बार अविनाशी लोगों के लिए सब बहुत छोटी बातें होती हैं, वो सब ये सब अगर इतना सोचने लगेंगे तो अविनाशी कैसे रहेंगे। हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, कुछ खबरें बड़ी और भी हैं, उनके साथ आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।